तो हाय गाइस, माय नेम इज नमन पलिवाल। आपका हार्दिक स्वागत है नोटकास्ट के एपिसोड 2 में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीना विजयवर्गीय मैम, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। कोटा में बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। एंड मैम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा आप ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करें ऑडियंस को। ओके, आई एम डॉक्टर नीना विजयवर्गीय। आई एम ए न्यूरो साइकेट्रिस्ट एंड काउंसलर। जैसे नमन ने बताया, जो मनोचिकित्सक होते हैं आपकी मेंटल हेल्थ को उससे जो डील करते हैं उन डॉक्टर्स को हम साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। एंड आई एम वर्किंग इन कोटा सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड बिफोर दैट आई वाज इन मुंबई एंड आई वाज वर्किंग ओवर देयर। सो एंड आई एम वर्किंग इन तलवंडी हेल्दी माइंड क्लिनिक एफिनिटी हॉस्पिटल। ओके, सो मैम फटाफट स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू की तरफ। sure. सबसे पहला क्वेश्चन आपकी तरफ ही रहेगा, एक फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में क्या डिफरेंस है? यस, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बीच का डिफरेंस है वो एकदम। शारीरिक स्वास्थ्य को बस हम समझते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को हम नहीं समझते हैं कि ये डिफरेंस है। जैसे आज हमें बुखार आता है, कहीं चोट लगती है, कहीं खून निकलता है, हड्डी टूटती है, किसी भी तरह का शारीरिक स्वास्थ्य होता है, हमें कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज होती है। बट जब भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है उसकी नॉलेज नहीं होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। लोग मेंटल हेल्थ को समझ ही नहीं पाते, उनके सिम्टम्स को नहीं समझ पाते हैं। जो लोग समझ पाते हैं वो खुद से ही कोप अप करने में लगे रहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे शारीरिक बीमारियों के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, लोग पहुंच नहीं पाते। तो ऐसा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वही मानसिक स्वास्थ्य है। उसी तरीके से बीपी, शुगर, थायराइड जो शारीरिक बीमारियां होती हैं, वैसे ही मानसिक बीमारियां होती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, शिजोफ्रेनिया, थाउजेंड्स ऑफ इलनेसेस। सो द ओनली दिस डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी जो मैं सोसाइटी में डील करी कि लैक ऑफ अवेयरनेस। अदरवाइज मानसिक बीमारियां उतनी ही जरूरी, इवन मेरे अकॉर्डिंग तो मोर देन फिजिकल इलनेस जरूरी है। क्योंकि जब मानसिक रूप से बीमार होता है इंसान काफ़ी कुछ नहीं कर पाता है अपनी लाइफ में। जी मैम, अभी आपने एक वर्ड लिया एंजाइटी। हमारी जो जनरेशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जेनजी जनरेशन आपको पता है जो 2000 के बाद जेनजी है, 2000 के पहले मिलेनियल्स हैं। तो हमारी जनरेशन को ये वर्ड पता है एंजाइटी। बट उनको एक डिफरेंस हमें बताना है कि एक हार्ट अटैक में और एक पैनिक अटैक में क्या डिफरेंस है। ओके, लोग बाग नॉर्मली एंजाइटी को बहुत ही यूजुअली, जो आजकल की जनरेशन है बहुत यूजुअली बोलने लगी है जी। पर कभी भी बीमारी में और लक्षणों में अंतर होता है। आज अगर मैं एग्जाम देने जा रही हूँ और हल्की सी मुझे घबराहट हो गई, इसको मैं एंजाइटी नहीं बोलूँगी। तो देयर इज द होल सिनेरियो इज देयर कि जब हम उसे एंजाइटी डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आईसीडी क्लासिफिकेशन होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, या डीएसएम क्राइटेरिया होता है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर पेशेंट, स्टूडेंट और वॉटेवर जो भी पेशेंट है, अगर वो उस क्राइटेरिया में आता है तो ही हम उसे एंजाइटी डिफाइन करते हैं। रही बात एंजाइटी और पैनिक अटैक के बीच में डिफरेंस, तो पैनिक अटैक एंजाइटी का बड़ा भाई है भाई, सीवियर है। जब एंजाइटी बहुत सीवियर हो जाती है तो हम उसको पैनिक अटैक बोल देते हैं। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैनिक अटैक एंड हार्ट अटैक? बिकॉज इन सोसाइटी जब भी पैनिक अटैक आता है, फर्स्ट अप्रोच जो होती है इंसान की वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है। वो सोचता है मुझे हार्ट अटैक आ गया, बिकॉज सिम्टम्स वैसे ही होते हैं। दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, छाती में भारीपन लगना, चेस्ट में जो हैवीनेस फील होती है, कई बार टाइटनेस फील होती है, बीपी बढ़ जाना। एक फर्स्ट जो इंसान को लगता है कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, हार्ट की इलनेसेस तो नहीं है। पर जब भी पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं, इवन 90% केसेस जो कार्डियोलॉजिस्ट डील करता है वो डील करता है एंजाइटी अटैक्स। बाद में उन्हें पता चलता है जाके सारे हार्ट के चेकअप्स होते हैं, ईसीजी होता है, 2D डॉपलर होता है, सारे 2D इको होता है। देन वी केम टू नो कि अरे हार्ट में कुछ भी नहीं है, टोटली नॉर्मल। ये फिजिकल सिम्टम्स हैं जो हार्ट अटैक से मिमिक कर रहे हैं, बट दीज कम्स फ्रॉम ब्रेन एंड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक। या सो मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला फिजिकली भी हम परेशान होते हैं मेंटल इलनेस की वजह से, तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ये बीमारी होने लगती है कि मुझे हेल्थ एंजाइटी, आपको पता है और हमारी ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे कि हमें डर लगने लगता है कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, कहीं ट्यूमर तो नहीं है। सो एक तो इस बारे में हमें सॉल्व करना है कि ये क्यों होता है एंड इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि ये आज 90% जनता फेस कर रही है। ओके, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो सबसे कॉमन बीमारी गूगल, लोग फटाफट से गले में दर्द हुआ गूगल कर लेंगे। अब आखिरी तो यही होगा ना कि गूगल, गले में कैंसर, इससे भी दर्द हो सकता है जी। तो सबसे बड़ी बीमारी है गूगल। हर चीज़ को गूगल करना, अपने हर सिम्टम को गूगल करना, अपनी हर बीमारी को गूगल करना। डॉक्टर ने दवा लिख दी तो गूगल करना कि दवा के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, या फिर
गूगल करके दवा डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना कि आपको क्या दवा दे रही है ना, इस तरह के पेशेंट्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। चलो, जो मेजर साइकियाट्रिक इलनेस है जो आपने बोला, उसमें होता है एक बीमारी होती है सोमेटाइजेशन, जिसमें ये होता है कि पेशेंट के केमिकल चेंजेस ब्रेन में इस तरीके से हो जाते हैं कि उसे बॉडी में कहीं भी कभी भी कोई भी लक्षण आने लगता है। और जब उसको वो जो लक्षण आता है उसके बेसिस पे उसकी धारणाएं बन जाती है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। फॉर एग्जांपल, जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, अगर उनके गले में खांसी की वजह से दर्द हुआ या वॉट एवर द रीजन उनके गले में दर्द हुआ, उनको पहला थॉट ये आएगा कि मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। वो पेशेंट डर जाएगा, वो फटाफट से ईएनटी के डॉक्टर के पास जाएगा, अपना चेकअप कराएगा, मुझे कैंसर तो नहीं हुआ। हाथ में दर्द होगा, उसे लगेगा कहीं मेरी हड्डी टूटी है, वो पक्का एक्सरे कराएगा। तो ये एक बीमारी होती है जिसमें आप अपने छोटे से लक्षण को लेके सीवियर फॉर्म को सोच लेते हैं और उसको सच मानने लगते हैं। पर शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से आप बीमार होते हैं, पर आप ये नहीं सोच पाते कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ। बीमारियाँ शारीरिक नहीं होती हैं, उसको मानसिक रूप से ये बीमारी होती है कि आपके ब्रेन में कुछ इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस हुए होते हैं, केमिकल चेंजेस हुए होते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मुझे बहुत बड़ी शारीरिक बीमारी हो गई है। बल्कि आप अपने जितने भी फिजिकल असेसमेंट कराएंगे, जितने भी आपके फिजिकल चेकअप्स कराएंगे, देवर ऑल विल बी लाइक बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, उनमें कोई बीमारी नहीं आएगी, बिकॉज वो बीमारी ब्रेन से है, वो आपके थॉट्स में है। बट आपके थॉट्स बीमार होते हैं, ये चीज़ आप नहीं समझ पाते। जी मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें कब पता लगेगा कि हमें एक डॉक्टर को कंसल्ट करना है? यस, ये आपको तब पता चलेगा जब आप जागरूक रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे खांसी जुकाम बुखार है तो मुझे पता है मुझे वायरल हुआ है। मुझे बुखार आ रहा है जा रहा है तो मुझे लग जाएगा शायद मुझे मलेरिया है। आज मुझे पैरों में दर्द होगा तो मुझे लगेगा ऑर्थोपेडिक के पास जाना है। इसका मतलब है शारीरिक समस्याओं से लेके अवेयर हूँ और उनसे रिलेटेड बीमारी को डील करने वाले डॉक्टर से अवेयर हूँ। वैसे ही मानसिक समस्याओं से अगर आप अवेयर होंगे, आपको जागरूकता होगी कि हाँ भाई ये लक्षण मानसिक बीमारी के, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम मोस्ट कॉमन इलनेस इज डिप्रेशन, जैसे मन उदास रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, मज़ा नहीं आना, खुशी नहीं मिलना, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस डाउन होना, स्लीप कम और ज़्यादा हो जाना, भूख कम और ज़्यादा हो जाना, आपके मूड चेंज होना, होपलेस फील करना, हेल्पलेस फील करना, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो डिप्रेशन के अंदर आते हैं। और ये सब चीज़ें आपको अगर बिना किसी वजह के या बहुत छोटी सी वजह के मोर देन 14 डेज रहते हैं तो वी क्लासिफाइड दिस इन द डिप्रेशन। पर अगर ये आपको पता होगा तो आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है, नमन, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड इन दिस थिंग, तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्योंकि हमारी कंट्री में मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस बहुत कम है, एंड जो वर्ल्ड का जो ग्लोबली मेंटल हेल्थ बर्डन इंडिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है और मेंटल हेल्थ बर्डन ज़्यादा है, सुसाइड रेट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। इंडिया में बहुत सारे मिथ हैं, साइकियाट्रिस्ट को नहीं दिखाना चाहिए, ब्रेन के डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, और नहीं समझता ही नहीं है कि ब्रेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बॉडी, ब्रेन भी बीमार पड़ सकता है, ब्रेन को भी इलाज की जरूरत है, ब्रेन में भी केमिकल चेंजेस होते हैं, एज सिंपल एज लाइक बॉडी में कैल्शियम, आयरन, विटामिन B12, विटामिन D3 कम होते हैं, द सेम वे ब्रेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी, उसमें भी केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। सो ऑफकोर्स, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी के लक्षण हुए, घबराहट होना, बेचैनी होना, पाल्पिटेशंस होना, कई बार एंजाइटी की वजह से बॉडी में सिम्टम्स आना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अनटिल अनलेस आपको अवेयरनेस नहीं होगी, आप डॉक्टर को रीच नहीं करेंगे। तो फर्स्ट थिंग अपनी अवेयरनेस बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने पे जो लक्षण होते हैं उनको लेके, और जैसे ही आपको नॉलेज हो कि अगर मेरा मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा भी डिस्टर्ब है, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, अप्रोच देम, डॉक्टर डिसाइड करेगा वेदर यू नीड अ मेडिसिन, यू नीड अ काउंसलिंग, CBT और व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, तो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। या ओके, सो मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा अभी आपने बताया कि लोग बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास मत जाओ, बहुत सी बार ऐसा होता है कि टैबलेट्स के, ऐसा लोगों को लगता है कि टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसा होता है? किस दवा के साइड इफेक्ट नहीं होते? साइड इफेक्ट इज़ वेरी कॉमन। साइड इफेक्ट, आप बुखार की गोली पैरासीटामोल लोगे, उसके भी साइड इफेक्ट है कि आपको एसिडिटी होगी, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा, और भी देखा जाए तो हज़ारों साइड इफेक्ट है। पर क्या बुखार में पैरासीटामोल नहीं लेते हो, या आप एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हो? ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स में तो इतने साइड इफेक्ट होते हैं जितना कि हम एक साथ साइकियाट्रिक मेडिकेशन खा ले तो ना हो, जो 5 दिन की एंटीबायोटिक साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर सकती है। तो साइड इफेक्ट है इसलिए हम दवा ना लें। देयर इज ऑलवेज अ लॉस और बेनिफिट वाला एक रेशियो चलता है कि अगर बीमारी से लॉस ज़्यादा है और दवाइयों से लॉस कम है,
या दवाइयों से बेनिफिट ज़्यादा है, तो वो एक देयर इज़ ऑलवेज अ रिलेटिव रिलेशनशिप। सो पहली चीज़ तो साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएं, ये बहुत बड़ी मिथ है, बिकॉज इंडिया में लोग मेंटल हेल्थ को नहीं, मतलब उनके घर में कोई डिप्रेशन से सुसाइड कर ले वो चलेगा, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाकर उस इंसान को बचाना नहीं चाहते। इट्स अ रियली अ वेरी बिटर ट्रुथ, बट आई यूज टू फेस दिस थिंग एवरी डे। डेली मैं इस तरीके की चीज़ें देखती हूँ कि उनका इंसान मरे, वो उन्हें मजबूर, मतलब वो एक्सेप्टेड है, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट के पास उसे लेके नहीं जाना चाहते। दिस इज़ रियली वेरी बैड सिचुएशन ऑफ आवर सोसाइटी। दूसरा, एक धारणाएं गलत बनी हुई है कि जो डॉक्टर दवा देते हैं लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता। अगर आप टाइम पे दिखाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो दवाइयाँ रेगुलर नहीं चलती कि लाइफ लॉन्ग लेनी पड़े। लाइफ लॉन्ग तब चलती है कि जब आप बीमारी को इतना बिगाड़ के लाते हो कि आपके ब्रेन में विटामिन परमानेंट बनना ही बंद हो जाए, तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन आपको दवा देने के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी में थायराइड बनना बंद हो गया तो थायराइड की गोली लाइफ लॉन्ग लेनी ही पड़ती है। इन द सेम वे, अगर ब्रेन में सेरोटोनिन या कोई भी इंपॉर्टेंट वाइटामिन नहीं बन रहे हैं तो यू हैव टू टेक इट। या आप इतनी ज़्यादा बीमारी में लेके आते हैं उसको, जो क्रॉनिक 10 साल 15 साल हो गए हैं, बीमारी बढ़ गई है, अब तो ब्रेन पूरा डैमेज ही हो गया, डेटेरिएट हो गया, तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अदरवाइज अगर आप जल्दी अप्रोच करते हैं तो बीमारी का इलाज लंबा नहीं चलता है। दूसरा, कईयों को ये धारणा है कि दवाइयों से सिर्फ नींद आती है, ऐसा नहीं होता। साइकेट्रिस्ट नशा छुड़वाने के डॉक्टर होते हैं। नींद की भी अगर दवाइयाँ आप खा रहे हो तो उसको छुड़वाने के डॉक्टर होते हैं, नशा लगवाने के डॉक्टर नहीं होते हैं। रही बात साइड इफेक्ट्स, तो देयर इज़ नो मेजर साइड इफेक्ट्स अनटिल अनलेस अगर हम टाइमली प्रॉपर ब्रेन का चेकअप करें, टाइमली प्रॉपर बॉडी ब्लड चेकअप करें कि हाँ दवा हम पूरा स्क्रीन आउट करते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ रेजिमेन जिसमें हम प्रॉपर स्क्रीन करते चलते हैं बॉडी को, ब्रेन को, तो किसी पेशेंट्स में कोई तरह की दिक्कत नहीं आती है। रही बात साइड इफेक्ट, तो सबके हैं, आप 10 एप्पल खा जाओ, साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है, तो इट्स ऑलवेज अ रिलेटिव थिंग। या तो मैम अभी हम कोटा में हैं, कोटा में बहुत सुसाइड होते हैं, बहुत हॉट टॉपिक बना रहता है। मुझे आपसे जानना है, आपके बहुत केसेस आते होंगे, तो क्या इसके रियल की पढ़ाई की वजह से ही प्रेशर है, या कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर है, या रिलेशनशिप प्रेशर है? एक बार थोड़ा सा बताइए कोटा के स्टूडेंट्स के लिए। चलो, ऑब्वियसली दिस इज़ अ क्वेश्चन जो बहुत क्लोज टू माई हार्ट है, बिकॉज जब भी कोई सुसाइड होता है इट्स रियली वेरी बैड, बिकॉज आई एम अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी की कभी भी ऐसा केस ना हो, पर अनटिल अनलेस का पेशेंट मेरे पास आएगा ही नहीं, मैं कैसे रोक सकती हूँ उस चीज़ को? क्योंकि एज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ऑलवेज आई थिंक कि मैं इस चीज़ को रोक सकती थी अगर कोई मेरे पास आता, मुझे पता होता। रही बात कोटा में सुसाइड, तो पहली चीज़ तो ये चीज़ ही गलत है कि कोटा में सुसाइड हो रहे हैं। जो सुसाइड्स हुए हैं उनके पीछे जो रीज़न है वो नॉर्मली लोगों को नहीं पता है। कुछ रीज़न जो मैंने फेस करे, बिकॉज आई एम रियली वेरी डेप्थ, जो मैं पेशेंट से बात करती हूँ, जो मैंने क्लोजली ये सारी चीज़ें स्टडी करी है सालों में, वो ये कि कई बच्चे ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट होते हैं जब अपनी सिटी से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे केम फ्रॉम बिहार, यूपी, एमपी, वट एवर द स्टेट, दे वर ऑन ट्रीटमेंट फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी, वो रहते हैं और यहाँ आके वो दवा छोड़ देते हैं। जैसे ही वो दवा छोड़ते हैं उनकी बीमारी फ्लेयर अप हो जाती है, बढ़ जाती है, अपने आप सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो वो अपनी सिटी में भी होते हैं और उन्होंने अपनी दवा भी छोड़ दी होती, तो ऑब्वियसली उन्हें सुसाइडल थॉट्स आते हैं और मे बी सुसाइड्स होते हैं अपनी सिटी में। तो इट्स नॉट अबाउट कोटा। दूसरा, द अनदर थिंग कि कई बार जो बच्चों ने सुसाइड किया है, देयर आर मैक्सिमम केसेस में देयर इज़ अ जेनेटिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या क्लोज रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, बट बिकॉज उनको भी एक्सेप्टेंस नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती और वो बच्चों को भी ट्रीट नहीं कराते, तो वो ऑलरेडी ऑन थ्रेशोल्ड होते हैं और हल्का सा भी स्ट्रेस पड़ता है तो वो उसे झेल नहीं पाते हैं। एंड अ मेजर फैक्टर जो है ऑब्वियसली इट्स इन अ पेरेंटिंग। अगर आपके बच्चे को डिप्रेशन है, अगर आपका बच्चा सुसाइडल फील कर रहा है, अगर वो ओपनली आपसे बोल नहीं पा रहा, आप इसकी मदद नहीं कर पा रहे, तो इट्स रियली अ वेरी बैड पेरेंटिंग कि आपका बच्चे, आप अपनी स्पेस नहीं दे रहे हो। क्योंकि जब बच्चा स्ट्रेस में होता है वो मेरे पास आता है, नहीं हम पेरेंट्स को नहीं बता सकते, वो हमें घर बुला लेंगे, हमें पढ़ने नहीं देंगे, या वो समझेंगे ही नहीं, वो हमें उल्टा डांटेंगे, तुम नाटक कर रहे हो, तुम ना पढ़ने का बहाना बना रहे हो। तो जब वो वर्ड्स पे रहते हैं और उस वक्त उन्हें ये फील होता है कि हमें समझने वाला कोई नहीं है, हमारी सिचुएशन को समझने वाला कोई नहीं है, एंड डेट लीड्स टू दिस थिंग। रही बात रिलेशनशिप इशू, पढ़ाई, प्रेशर, ये चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें कॉज नहीं है। ये तो वो बात हो गई कि मैं तो रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए एक्सीडेंट हो गया, पर रोड पे गाड़ी चलाना नहीं छोड़ सकते ना, रोड पे तो सभी गाड़ी चलाते हैं। कहीं ना कहीं हमें वो फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे जिसकी वजह से हुआ कि गाड़ी चलाते वक्त गलती क्या हुई,
मिस्टेक क्या हुई थी हमारे लिए? ऐसा थोड़ी कि पूरी दुनिया में सबको ही गाड़ी चला देना छोड़ना चाहिए, मतलब सबको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, पढ़ाई से सुसाइड होते हैं, रिलेशनशिप बनाना छोड़ देना चाहिए। इट्स नॉट ट्रुथ। तो ये बहुत गलत डायरेक्शन में लोगों का थॉट प्रोसेस जा रहा है। कोचिंग करने से सुसाइड नहीं होते, पढ़ाई करने से सुसाइड नहीं होते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से नहीं होते, ये बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। ये चीज़ें तब होती है जब कहीं ना कहीं आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हो या मे बी एनवायरमेंटली प्रीडिस्पोज होते हो, एंड जर्नी में डे 1 से लेके डे एंड तक आपको कोई सपोर्ट करने वाला सिस्टम नहीं होता, रोकने वाला सिस्टम नहीं होता। आप डॉक्टर को अप्रोच नहीं करते, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, पेरेंट्स आपकी समझते नहीं है, डॉक्टर्स तो फिर आप अप्रोच नहीं करते हो, दोस्तों तक आप शेयर नहीं करते हो, एंड बस पेरेंट्स बोलते हैं अरे कुछ नहीं, सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन आई हैव एग्जाम्पल कि एक पेरेंट्स ने अपॉइंटमेंट लिया था एक स्टूडेंट का, ओके। एंड लिया पर वो आया नहीं, एंड आफ्टर 1 मंथ वही, बिकॉज मेरे को तो नहीं पता, मेरी रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि मैम ये वही अपॉइंटमेंट है जिसके फादर ने, 1 महीने के पहले फादर को पता था कि बच्चा मानसिक रूप से बीमार है, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, स्टिल आप ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हो, देन दिस हैपन। तो इट्स नॉट अबाउट अ रीज़न कि रिलेशनशिप या पढ़ाई नहीं, प्रेशर तो है ही, पढ़ना थोड़ी छोड़ देंगे, एग्ज़ाम देना थोड़ी छोड़ देंगे ना। एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, बच्चों को कंपटीशन फील करवाना ज़रूरी है, स्ट्रगल करना नहीं छोड़ देंगे। वो तो सबको करना है, मुझे करना है, तुम्हें करना है, सबको करना है, किस फील्ड में नहीं करना है, वॉट एवर द फील्ड, स्ट्रगल हर चीज़ में करना है। तो बच्चे को स्ट्रगल से भी एक्सपोज कराना पड़ेगा, कंपटीशन से भी। ऐसा थोड़ी कि बच्चे को घर में रख लो, कंपटीशन मत फेस करवाओ, स्ट्रगल। कारण स्ट्रगल और कंपटीशन नहीं है, कारण ये है कि जब हम डिप्रेस फेज में चले गए, कोई हमें समझने वाला नहीं है, हमें उस बीमारी में लैंड अप होने या सुसाइड तक से जाने से रोकने वाला नहीं है। कहने का मतलब कि पैर की हड्डी टूट गई, फिर भी लोग बोल रहे हैं दौड़ दौड़, उस वक्त को ये समझ नहीं रहा कि हड्डी टूट गई, तुम इलाज करा के पहले ठीक हो जाओ, फिर दौड़ लेना। इज इट? मैम आई एम रियली थैंकफुल ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर कोटा, आपने डाउट सॉल्व किया, बिकॉज सबको लगता है कोटा में सुसाइड है, इट्स नॉट सुसाइड हर अबाउट, जगह है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट कोटा। एक दूसरा फैक्टर ये है कि आप फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। जी। फॉर एग्जाम्पल, हर 8वें इंसान को कोई ना कोई मानसिक बीमारी है, हर 8वें स्टूडेंट को कोई ना कोई मानसिक बीमारी है। तो हर 8वां स्टूडेंट जब कोटा आता है, एक मानसिक बीमारी को लेके ही आता है। तो जगह जगह से जब बच्चे आए हैं, वो अपनी मानसिक बीमारियां लेके आए, तो ये अपने आप फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी टाइम्स ऑफ इंक्रीज हो गई है। तो अगर यहाँ पे हम देखा जाए, अगर यहाँ पे 25 सुसाइड तो मे बी इंडिया में हुए होते, पर इंडिया में हुए होते तो चर्चा ही नहीं हुई होती, पर वो सब इंडिया से आके कोटा में बैठ गए और उसके बाद हुई, तो ये चर्चा का विषय बन गया है। अदरवाइज मे बी ये सारे केसेस वहाँ भी हुए होते हैं, अपनी अपनी सिटीज़ में, जहाँ पे इनके बारे में बात ही नहीं हुई होती, पर वो एक जगह सब लोग आ गए। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे मलेरिया है, एमपी में मलेरिया है, एक मलेरिया आपको यूपी में है, बिहार में, सारे मलेरिया के केस कोटा में आ गए। हमें लगेगा कोटा में कितना मलेरिया है, इज इट? तो दिस इज द फैक्ट, इट्स नॉट द फैक्ट, बिकॉज इवन कई बार कॉम्पिटिटिव एक जो एटमॉस्फेयर होता है, इट्स वेरी गुड फॉर द स्टडी। बिकॉज मैं खुद इस चीज़ की इसलिए इतने क्लोज हूँ, मैंने तो बचपन से सारी चीज़ें देखी है, मैंने खुद कोटा में पढ़ाई करी है, खुद कोटा में कोचिंग करी है, देन आई वेंट टू द मुंबई। तो आई नो एवरीथिंग कि जब मैं कोचिंग जाती थी, मुझे कितना फ़ायदा मिला है टीचर्स से, वहाँ के एटमॉस्फेयर से। शायद मैं डॉक्टर बनी हूँ तो मे बी द रीज़न इज द कोटा, कोटा और कोचिंग और वॉटेवर। तो हर चीज़ के प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, तो ब्लेम करने के लिए तो हज़ार चीज़ें होती है जब कुछ नहीं होता तो, पर जब रोकना होता है तो माँ बाप को अपने बच्चे को उस नेगेटिव चीज़ से जाने से रोकना चाहिए था। उन्हें कहीं ना कहीं समझना चाहिए था बच्चा परेशान है, कहीं ना कहीं उस वक्त उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए था। जी मैम, मैं एक मित्र रखूंगा आपके सामने। ऐसा कहा जाता है कि जैसे नई जनरेशन आ रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्या ये चीज़ सही है आपके टाइम पर? लाइक 90s की बात करूँ मैं, 2000 की बात करूँ, तब ये डिप्रेशन था नहीं था, या अभी बढ़ा है हमारी जनरेशन? नहीं, ऐसा है कि पहले नॉलेज ही नहीं थी, आज लोग समझते हैं, पहले नहीं नॉलेज थी। कोई अगर इस तरह के, फॉर एग्जांपल अपन कहते हैं कैंसर्स हो गए, हार्ट अटैक्स होते हैं, जैसे शारीरिक बीमारी भी हम कहते हैं पहले तो थी नहीं, अब आ गई, पहले तो थी नहीं, आ गई। इट्स नॉट एवोल्यूशन, इट्स की अवेयरनेस। अब हमें पता है कितनी माएँ बच्चों को जन्म देते हैं, मर जाती थी पहले, डेट वॉज कॉमन, पर अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ड्रास्टिकली कम हो गई, क्योंकि हमें वो फैक्टर्स पता चल गए, हम रोक लेते हैं माओं की मौत को। बच्चे पैदा होते ही नहीं मरते, पहले कितने बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, माँ को 10 बच्चे हुए, 6 मर गए, 4 बचे, पर अब ऐसा नहीं होता। अब बच्चे भी बचते हैं, माँ भी बचती है, क्योंकि अब अवेयरनेस है, अब ट्रीटमेंट है, अब साइंस है, अब मेडिकल बहुत एडवांस हो गया है, तो चीज़ें जल्दी पता लगने लगी है।
अब ऐसा होता था पहले कोई कैंसर से मरता था किसी को पता ही नहीं रहता था, और अब पता चलता है तो लगता है कैंसर बढ़ गया है। तो चीज़ें पहले भी थी, बीमारियां पहले भी थी, पहले नॉलेज नहीं थी। मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज की जो जनरेशन है वो रिलेशनशिप में भी है। वो मैं आपको पहले के टाइम पे रिलेशनशिप हुआ करता था, अब सिचुएशनशिप होती है, बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं। हाँ। तो हम कहीं ना कहीं उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, वो भी डिप्रेशन का कारण बनता है। सो व्हाट योर थॉट ऑन दिस कि रिलेशनशिप रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, कैसे बैलेंस करें, बिकॉज कमजोर हो रही है अगर मेंटली हम देखें हमारी जनरेशन। इसके पीछे जो मुझे लगता है इतने सारे बच्चों से बात करके कि बहुत अर्ली एज में वो इन सब चीज़ों से एक्सपोज हो जाते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। हर चीज़ की एक उम्र होती है, बच्चा पैदा होते ही चलने नहीं लगता, खुद से खाने नहीं लगता है, हर चीज़ की एक एज होती है। 1 साल पे ये माइलस्टोन आएगा, 2 साल पे, ये 3 साल पे। तो जो मेजर फैक्टर जो होता है इसमें वो होता है कि बहुत अर्ली एज में बच्चों के रिलेशनशिप बनने लगे हैं, उनकी मैच्योरिटी बाद में आती है। प्यूबर्टी पहले आ जाती है, हार्मोनल चेंजेस पहले आ जाते हैं, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर पहले आ जाता है। तो पर वो मैच्योरिटी जो रिलेशनशिप को समझे, अप डाउन को समझे, वो उस एज में नहीं आती है। तो रिलेशनशिप इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट अर्ली एज रिलेशनशिप इज रॉन्ग बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ मैच्योरिटी। बच्चों में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि वो रिलेशनशिप को समझे। हर छोटी बड़ी बात पर उनके झगड़े हो जाते हैं, मरने मराने पे ताल्लुक हो जाते हैं। तो जब तक मैच्योरिटी ना आए, देयर इज अ एज। इसीलिए कहते हैं ना शादी की एज इतनी डिफाइन है, उसके पहले शादी नहीं करनी है। वैसे ही रिलेशनशिप अर्ली एज में हो रहे हैं, वो मेजर कॉज है फोन। जी। देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल साइट्स जहाँ बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, अट्रैक्शन होता है, रिलेशनशिप बनते हैं। तो अर्ली एज रिलेशनशिप्स ही कॉज होते हैं, तो दैट इज रॉन्ग बिकॉज ये उम्र होती है पढ़ाई करने की, करियर बनाने की, लाइफ को समझने की, खुद को समझने की, अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को समझने की। और वो टाइम हम पूरा जो सो कॉल्ड रिलेशनशिप में दे देते हैं, जिसमें ना हम खुद को समझ पाते हैं ना सामने वाले को समझ ना पाते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। सो रिलेशनशिप इज नॉट बैड फॉर योर करियर, फ्यूचर और लाइफ। रिलेशनशिप इज गुड, बट रिलेशनशिप के लिए एक एज होती है कि लाइक आफ्टर 20s यू हैव टू थिंक अबाउट इट, जब आप में प्रॉपर मैच्योरिटी डेवलप हो जाए। बट आजकल 25-27 तक हमें पता ही नहीं लग रहा है करियर में करना क्या है, तो फिर वो जो आपने बताया आफ्टर 20 हम रिलेशनशिप में आना है, तो वो और लेट इट्स हो नॉट गया। अबाउट 25-27, सबका लाइफ का टाइम अलग होता है। किसी को जल्दी पता चल जाता है, जल्दी उसका करियर और मैच्योरिटी शुरू हो जाती है, किसी को लेट पता चलता है। पर सबको अपनी स्टेप से आगे बढ़ना है ना। कोई बच्चा 9 महीने में चलने लग गया, कोई बच्चा 18 महीने में चलने लग गया, पर सबके लिए एक पर्टिकुलर एज डिफाइन है। इट्स नॉट अबाउट कि पर्टिकुलर एज है 25 के बाद तुम मैच्योर हो, 25 के बाद तुम मैच्योर हो। इट्स नॉट, कई लोग तो लाइफ लॉन्ग मैच्योर नहीं होते हैं, है ना, वो लाइफ लॉन्ग बड़े जवान होते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट एज। मैच्योरिटी कम्स विद द टाइम, कम्स विद द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस उसके कैसे रहे हैं, पर्सनली वो किन लोगों से मिला है, क्या उसकी पेरेंटिंग रही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पेरेंटिंग, क्या बचपन से उसको सिखाया गया है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है। तो मैच्योरिटीज अगेन कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो ऑब्वियसली मैच्योरिटी कम्स फर्स्ट, एंड ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स होते हैं, कई बार लाइफ में रॉन्ग पार्टनर्स मिलते हैं, तो एक्सीडेंट तो सबके साथ हो ही सकते हैं। जी मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस एज में इमोशनली हम बड़े अनस्टेबल होते हैं, हमें कोई चाहिए जो हमारा दिल सुने, जो हमारी बातें सुने, शायद उससे मेंटल हेल्थ में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इस उम्र में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनने का ये भी रीजन है, या आप क्या मानती हैं कि बनाना चाहिए, मतलब वो तो क्वेश्चन हो चुका है। बेसिकली इस एज में इमोशनली अनस्टेबल है पूरी, लाइक ऐसे अर्ली 20s। ये इमोशनली अनस्टेबल इसलिए होती है बिकॉज एक तो हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा इस एज में बच्चा अपने माँ बाप से बहुत डिटैच होता है। तुम कहते हो ना, एक बात करने के लिए कोई चाहिए होता है। तो बचपन में हम पेरेंट्स से बात करते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, पेरेंट्स और बच्चों में बड़ा गैप आ जाता है। अगर माँ बाप बच्चे के दोस्त बन जाएं और उसके पास पेरेंट्स हो सारी बात करने के लिए, अच्छे कजन्स हो, अच्छे दोस्त हो, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि यू हैव टू फाइंड सम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, इज इट? अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, अच्छे भाई बहन हैं, पेरेंट्स इतने ओपन हैं, पेरेंट्स खुद आपके दोस्त हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको पहले रिलेशनशिप बना और उसके बाद ही बात। तो आप किसी से भी कर सकते हैं ना अपने मन की, जो आपके मन को समझे। तो हम क्या करते हैं, जब कोई ऐसा इंसान नहीं होता तो हम अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं। देन फिर अट्रैक्शन के चलते वो हमारी बात सुन रहा है, समझ रहा है, फिर मैच्योरिटी नहीं होती है, ब्रेकअप हो जाता है, वो सीन ही अलग डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स समवन टू लिसन। इट्स नॉट अबाउट दिस एज ग्रुप। बच्चों को भी चाहिए माँ बाप सुने, उनके दोस्त सुने, माँ बाप को भी चाहिए कि वो चाहे 60 की क्यों ना हो जाए, उन्हें कोई सुने। तो हर एज ग्रुप में कोई ना कोई चाहिए जो उन्हें सुने। इट्स नॉट अबाउट दिस एज ग्रुप ओनली। हमेशा एक जना होना चाहिए जो उन्हें सुने, जो उन्हें समझे। तो ऑब्वियसली बट दिस इज अ एज जब हम हर किसी से डिटैच होते हैं, एंड वी फाइंड समवन,
and then we lead into relationships. So relationships are not bad, but you have to find a competent partner ना. Yes. मैम डोपामिन आपने सुना है, हम सब ने सुना है। डोपामिन ऐसा है, अगर हम इंस्टा रील चला रहे हैं वो रिलीज हो रहा है, तो वी फील हैप्पी और लाइक समथिंग लाइक दैट, वी फील गुड। इसके अलावा भी कोई हार्मोन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है हमें खुश रखने के लिए? ये बड़ी साइंटिफिक बात हो जाएगी, एंड इट्स नॉट लाइक नॉर्मल जनता के कोई काम की नहीं है। बहुत नॉर्मल। सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये 4-5 केमिकल्स होते हैं जो आपको रिवॉर्ड सेंटर पे काम करते हैं, आपके हैप्पीनेस सेंटर पे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बट दिस इज टोटली ए न्यूरो साइंस। ठीक है, इट्स नॉट अ व्यू, वो तो बच्चों का शाशु हो गया, मेरा डोपामिन, मेरा सेरोटोनिन, बट दीज आर नॉट अ यूजुअल थिंग्स जो बच्चों को बोलनी चाहिए। रही बात इंस्टा की रील्स, इट्स इन काइंड ऑफ एडिक्शन। क्या जब दारू पियोगे तो मजा आएगा, तो इट्स इन काइंड ऑफ एडिक्शन जो बच्चों में हो गया, रील चलाते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, नींद कॉम्प्रोमाइज करते रहो, एंड दैट इज नॉट गुड। ठीक है, हर चीज की एक लिमिट होती है, बैलेंस होती है। इन लिमिट एवरीथिंग इज गुड एंड आउट ऑफ लिमिट एवरीथिंग इज या सो मैम ड्रिंकिंग और स्मोकिंग ये अफेक्ट करती है मेंटल हेल्थ को? ऑफ कोर्स भाई, हर तरह का नशा एक तरह की मानसिक बीमारी है। ओके। चाहे आप स्मोक कर रहे हैं, चाहे आप अल्कोहल ले रहे हैं, ये एक तरह का मानसिक बीमारी है, क्योंकि ये लीवर, किडनी, फेफड़ों को बाद में बर्बाद करेगा, सबसे पहले आपके ब्रेन को डैमेज करेगा। बिकॉज क्रेविंग कहाँ से? ब्रेन से। एक्साइटमेंट कहाँ से? ब्रेन में। लेने के बाद मजा किधर आ रहा है? ब्रेन में। नहीं लिया तो प्रॉब्लम किधर हो रही है? ब्रेन में। तो ऑब्वियसली योर ब्रेन इज मच 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 मोर अफेक्टेड देन एनी अदर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो ऑब्वियसली किसी भी तरह का नशा हो वो आपको ब्रेन को सबसे पहले डैमेज करता है, एंड ऑब्वियसली आपका मानसिक स्वास्थ्य कॉम्प्रोमाइज होता है। ओके, मैम 2 लास्ट क्वेश्चन। लास्ट वन इज कि अगर कोई आपकी तरह बनना चाहता है साइकियाट्रिस्ट जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हेल्प करे, डॉक्टर बने, क्या कैसे कर बन सकता है? चलो, डॉक्टर बनने के लिए तो भी नीट एग्जाम होता है जो बच्चे फाइट करते हैं। नीट के थ्रू आप एमबीबीएस करते हैं, 6 साल का एमबीबीएस का कोर्स होता है। देन यू हैव टू गिव अ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर एक एग्जाम देना पड़ता है। अगेन यू हैव टू गिव अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देन यू हैव टू सेलेक्ट अ ब्रांच कि आपको साइकियाट्री में जाना है। फिर अगेन साइकियाट्री में आपको ग्रेजुएशन करना होता है। सो पहले एमबीबीएस करना है, देन पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकियाट्री, देन यू विल बी साइकियाट्रिस्ट। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज आप हमारे जो दर्शक हैं वो ऑडियंस है 18-25, तो ये यंग जनरेशन है, इसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ठीक है, यंग जनरेशन को जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तो आई जस्ट वांट कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ के, वो आप थोड़ा सा कम करें। फॉर एग्जांपल, आपके थाउजेंड्स ऑफ आवर्स चले जाते हैं स्क्रीन को देखने में अननेसेसरी। जो यूजलेस चीज़ें हैं उन्हें देखना कट डाउन करें, यूजफुल है आपके ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए, यू कैन सी दैट। दूसरा, फोकस ऑन योर करियर। दिस इज अ एज जब आपका करियर बन गया, 25 के बाद, 30 के बाद लाइफ सेटल हो जाती है। अब जहाँ घुस गए वहाँ घुस गए, उसके अलावा कोई ऑप्शंस कम ही होते हैं कि लोग 30 के बाद अपना करियर बना रहे हैं। तो दिस इज अ 20 से 30 का एज इज वेरी क्रूशियल एज वेयर यू हैव टू फॉर्म योर करियर। एंड अगेन, अगर आप प्रॉपर करियर नहीं बना पाते तो लाइफ लॉन्ग यू हैव टू लाइक अ डिप्रेस लाइफ जीते हैं। रिग्रेट रहता है, गिल्ट रहता है कि यार उस टाइम ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। दूसरा, लाइफस्टाइल। आपको अपनी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी रखनी है। प्रॉपर टाइम पे सोना, रात रात में फ़ोन नहीं चलाना है, 10-11 बजे सोना, सुबह 5-6 बजे उठना, सुबह शाम एक्सरसाइज करना, वेदर यू रन करो, जिम करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, वट एवर काइंड ऑफ एक्सरसाइज, सिंपल वॉक करो। प्रॉपर डाइट, हेल्दी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स आपको बराबर लेना। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम एटलीस्ट फॉर द 15 मिनट्स अपनी लाइफस्टाइल में रूटीनली इन्वॉल्व करना। अच्छे दोस्त बनाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना। कभी भी लगे कि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, कभी भी लगे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, गो टू द मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। देखो, मानसिक बीमारी को लेकर स्टिग्मा के चक्कर में रह जाओगे तो आपकी लाइफ बर्बाद है और किसी की नहीं। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अवेयरनेस बढ़ाएं, स्टिग्मा घटाएं और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें और सामने वाले साथ वालों की भी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा और आपने इतना टाइम दिया हमें, थैंक यू सो मच। आई होप ये इंटरव्यू बहुत हेल्प करेगा जनरेशन को। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम एक 2 फोटो लेंगे, एक बैठ